द स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी सिंपल। और अगर हम देखें कि एलेनिन का बेसिक रोल क्या होता है, तो देखा जाए तो ये लिवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्प करता है, यानी कि हम ये बात कह सकते हैं कि ये मेटाबॉलिक रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, राइट। और ग्लूकोनियोजेनेसिस जैसे कि यहाँ मेंशन किया हुआ है, अभी जस्ट हम लोग नेक्स्ट फिगर में इस चीज को और बेहतर तरीके से समझेंगे। दूसरा है कि क्या ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो किस बेसिस पर, किस साइकिल के थ्रू ये गवर्न करता है, वो है ग्लूकोज एलेनिन साइकिल, जहां पे मसल से लीवर में ये ट्रांसफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि लीवर के पास ही वो सिस्टम और वो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में रोल प्ले करते हैं। तो जो भी ऐसा प्रोडक्ट बन चुका है कहीं और हमारी बॉडी में जो कि खुद ग्लूकोज नहीं बना सकता, तो वो क्या किया जाता है कि वो मसल लीवर को ट्रांसफर किया जाता है कि वहां पे वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसको हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है और ये बहुत ही सिंपल डायग्राम है। और अभी से अगर हम लोग ये चीजों को ध्यान में रखेंगे तो हम लोगों का आगे जब मेटाबॉलिज्म शुरू होगा तो ये सारी बातें जब डिस्कस होंगी तो आप लोग उसको बहुत आसानी से कैप्चर कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लिवर है, दिस इज मसल। इफ सपोज कि आप जो है मस्कुलर एक्टिविटी आपने की हुई, आपने अपना डाइट तो लिया, उसके बाद आपने कोई मसल एक्टिविटी की है जिसकी वजह से ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के बाद क्या बनता है आपको पता है ना, ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस की बात हो रही है। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या बनता है, ग्लूकोज से पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, सपोज मसल में एलेनिन का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट, एलेनिन का फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि ट्रांसएमिनेशन के थ्रू क्या होगा, यानी पायरुवेट पे अगर अमाइनो ग्रुप लग जाए तो वो वहां पे क्या फॉर्मेशन हो सकता है, एलेनिन का फॉर्मेशन हो सकता है। और एलेनिन का अगर डीएमिनेशन हो जाए तो क्या बन सकता है, पायरुवेट बन सकता है। तो यहाँ पे पूरी किसके कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, ट्रांसएमिनेशन यानी अमीनो ग्रुप के ट्रांसफर की बात हो रही है, ठीक है। एलेनिन में हमें पता है कि एक एंड पे क्या प्रेजेंट होता है, अमाइनो ग्रुप, और वही अमाइनो ग्रुप अगर रिप्लेस हो जाए तो वहां पे क्या बन जाएगा, पायरुवेट बन जाएगा। सो दिस इज द थिंग कि किस तरीके से अमाइनो ग्रुप के ट्रांसएमिनेशन के थ्रू हमारा पायरुवेट और एलेनिन क्या होता है, इंटर कन्वर्ट होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग अभी एलेनिन की बात कर रहे हैं। और हाँ, एक और चीज है, यहाँ पे हमें लैक्टेट भी दिख रहा है जो कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये बनता है। तो ये अभी इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, ये हम लोग मेटाबॉलिज्म में ही देखा जाए, क्योंकि अभी हम लोगों का कॉन्सेंट्रेशन किस पर है, अमाइनो एसिड पर है, वो भी कौन सा, एलेनिन। तो एलेनिन अगर फॉर्म हुआ है तो एलेनिन क्या बना सकता है, सॉरी, एलेनिन अगर फॉर्म हुआ है तो वो क्या हो सकता है, वो ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है कहाँ, लीवर को, ठीक है। अब यहाँ पे लीवर में आ गया। एलेनिन क्या कर सकता है कि ये, अब लीवर आप जानते हैं कि एक ऐसा हमारा ऑर्गन होता है बॉडी का जहां पे यूरिया का भी फॉर्मेशन होता है, यानी कि ये ऐसा है कि पूरा ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन से लेके जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको भी बाहर निकालने में मदद करता है। तो अमोनिया एक उसका रूप होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो एलेनिन है, एलेनिन से अमाइनो ग्रुप उसका अगर निकाल दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, पायरुवेट बन जाएगा, राइट। अगर आपको और क्लियर करना है तो आप खुद ये चीज कर सकते हैं, CO-NH3 प्लस यहाँ हम डिनोट कर रहे हैं, H कर रहे हैं, दिस इज CH3, ठीक। अगर हम ये निकाल दें तो ये क्या बन जाएगा, ये कीटो एसिड्स बन जाएंगे, राइट, दिस इज पायरुवेट, ठीक। अब क्या हुआ, ये बन गया, अमाइनो ग्रुप रिलीज हो गया। अगर आप फिर से अमाइनो ग्रुप जोड़ देंगे तो फिर से ये एलेनिन। तो ये इस तरह से इंटर कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। तो ये एलेनिन यहाँ पे लिवर में आया और उसके बाद इसने अमोनिया अपना रिलीज कर दिया, ठीक, पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक। और पायरुवेट से अगर ग्लूकोज बनाना होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, कोई भी ऐसा प्रिकर्सर एलिमेंट से ग्लूकोज की सिंथेसिस होना, यानी छोटे कंपोनेंट से ग्लूकोज का बनना, हम उसे क्या कह रहे हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। हम इस पे फोकस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक और टर्म आता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। तो ग्लाइकोजन में क्या होता है, ग्लाइकोजन एक बड़ा कंपोनेंट होता है ना, जहां पे ग्लूकोज के यूनिट्स इस तरीके से अटैच होते हैं, और जब इनसे टूट कर ग्लूकोज बाहर निकलेगा उसको तो हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। पर यहाँ पे क्या हो गया, एक बड़ी चीज से
ग्लूकोज बन रहा है। यहाँ पे क्या है, पायरुवेट इज अ सिंपलर, मोर सिंपलर कंपाउंड देन ग्लूकोज, और इससे जब ग्लूकोज बन रहा है तो उसे हम कह रहे हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब सवाल ये उठता है, इतनी मेहनत की क्या जरूरत थी, ये अगर यहां से ही पायरुवेट से क्या हो जाता, आई होप दिख रहा होगा, पायरुवेट से मसल्स में ही पायरुवेट से क्या बन जाता, ग्लूकोज बन जाता, वो फार इजी होता, पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास एंजाइम नहीं होता कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कर पाए। एक एंजाइम की बात होती है यहाँ पे, ठीक है, उसका नाम क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, जो कि हम लोग ग्लाइकोलिसिस या ग्लूकोनियोजेनेसिस के मेटाबॉलिक पाथवे में डिस्कस करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो अभी के लिए जिनको पता है इट्स वेरी फाइन, अगर नहीं पता है तो प्लीज ये ध्यान में रखिए, क्योंकि ये एलेनिन लीवर को इसलिए भेजा गया है क्योंकि पायरुवेट से ग्लूकोज बना पाए, और यहाँ इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि ग्लूकोज लीवर के पास स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए, और स्पेसिफिकली हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की, राइट। तो ये हो गया हमारा, और फिर भाई हमें अपनी मस्कुलर एक्टिविटी के लिए एनर्जी तो चाहिए ही, यानी कि मसल जो लीवर है फिर जब ग्लूकोज बना लेगा तो मसल को ट्रांसपोर्ट करेगा, फिर से ग्लाइकोलिसिस होगी और पायरुवेट मॉलिक्यूल बनेगा, और ग्लाइकोलिसिस के बाद आपको क्या मिलता है भाई, ग्लाइकोलिसिस ब्रेकडाउन में आपको एटीपी मिलता है। उसके बाद अगर क्रेब साइकिल चलनी है आपको और एटीपी मिलेगा, देन ईटीएस की मदद से। ठीक, फिलहाल के लिए हमारे पास इतना ही काफी है कि ये वो फिर से वापस, तो इसको हमने क्या कहा, ग्लूकोज एलेनिन साइकिल। तो एलेनिन अमाइनो एसिड किस तरह से रोल प्ले कर रहा है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर पूछा जाए क्या एलेनिन यूरिया में भी कोई साइकिल में क्या कोई रोल प्ले कर रहा है, या अमोनिया के को बाहर निकालने में कोई रोल प्ले कर रहा है, तो आप वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास ये सामने पिक्चर है और एलेनिन अमाइनो एसिड है तो आपको पूरा क्लियरिटी के साथ यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि आपको ये क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं अल्फा कीटोग्लूट्रेट और एलेनिन जो है एएलटी यानी एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज, यहाँ आप एंजाइम को थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हैं। एएलटी और जीपीटी ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, इंटर कन्वर्जन हो सकता है, यानी एल एलेनिन क्या बनाएगा। एल एलेनिन हम क्यों कह रहे हैं, हमें पता ही है ऑब्वियसली कि एल फॉर्म ही मेजरली प्रेजेंट है, वो पायरुवेट बना रहा है, और ग्लूटामेट जो है जीपीटी की प्रेजेंस में क्या बना सकता है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट। अब यहां से एक और बात हमने क्या निकाल ली कि जब भी अमाइनो एसिड जो है उनसे डीएमिनेशन रिएक्शन हो रहा है तो हमारे अल्फा कीटो एसिड्स बन रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा कीटो एसिड बन रहे हैं। ठीक है, जब अमीनो ग्रुप निकल रहा है तो राइट। और उसके बाद फिर ये दूसरा एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर ग्लूटामेट जो है जीपीटी की प्रेजेंस में अगर अमीनो ग्रुप उसका निकल रहा है तो क्या बन रहा है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट। एल एलिनिन जो है डीएमिनेट होके क्या बना रहा है, पायरुवेट। सिमिलरली एल ग्लूटामेट जो है वो क्या बना रहा है, यहाँ पे फिर से वही रिपीटेशन है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट। एल एस्पैरेटेट क्या बना रहा है, ऑक्सैलो एसीटेट। अब आप देख रहे हैं सर ये जो है हमारे क्या हो गए, कीटो एसिड्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये भी बातें याद रहेंगी। अच्छा, एस्पैरेटेट से एल एस्पैरेटेट डीएमिनेट हो रहा है, एक्सैलो एसीटेट, एल एलिनिन डीएमिनेट हो रहा है, पायरुवेट। तो ये क्या है, ये छोटे छोटे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो अभी से दिमाग में बैठते जाएंगे तो मेटाबॉलिज्म और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अमाइनो एसिड भी बात कर रहे हैं और थोड़ा सा टच ले रहे हैं मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है ये फॉर अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म इन ब्लड, ये हम लोगों को पता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये चीज देखी भी। आगे हम लोग आते हैं बीटा एलेनिन। बीटा एलेनिन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने ऑलरेडी बात हम लोग कर चुके हैं कि अगर बीटा कार्बन पोजीशन पे, दिस कार्बन पोजीशन पे, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, उस पर अगर हमारा ये मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाए और उसके बगल में ये हमारा अमीनो ग्रुप अटैच हो जाए तो ये हमें बीटा एलेनिन मिल गया। अब बीटा एलेनिन पे हम लोगों का थोड़ा ज्यादा फोकस क्यों जा रहा है, क्योंकि ये थोड़ा एक्सेप्शनल हो गया और
किस तरीके से ये पाया जा रहा है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो गया, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि ज्यादातर अल्फा अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, पर बीटा जहां प्रेजेंट है हमारे क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट। सो नाउ बीटा एलेनिन क्या होता है? ये एक नॉन प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड है, राइट। एक तो पहली बात यही हो गई कि ये ऐसे प्रोटीन्स में इस तरह नहीं प्रेजेंट होता है, राइट। नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड हम लोगों ने पहले ही बात की थी। और ये जो है बीटा एलेनिन क्या हो जाता है? ये कॉन्सेंट्रेट होता है कार्नोसिन जो मसल्स में पाया जाता है वहां पे, और उस कार्नोसिन के ये कॉन्सेंट्रेट होने के बाद ये कार्नोसिन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है। इसका रोल क्या है? क्योंकि अगर आप लोग सुने हो तो जो भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो बीटा एलेनिन एज अ सप्लीमेंट यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कार्नोसिन जो है वो मसल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बीटा एलेनिन रोल प्ले करता है कार्नोसिन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट रोल है। एंड अगर बीटा एलेनिन बनना है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कार्नोसिन ब्रेक डाउन हो तो वो बीटा एलेनिन हमें दे सकता है। और एक और कंपोनेंट है जिसका नाम है डाइहाइड्रोयूरासिल, ठीक है। तो जो कंपोनेंट है, जो नेचुरली अकरिंग पेप्टाइड्स हैं, जैसे कार्नोसिन है, एंसेरिन है, पैंटोथेनिक एसिड है, जिसमें कि विटामिन B5 है, इट इटसेल्फ इज अ कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम A, राइट। सो ये सारे पॉइंट्स है। कार्नोसिन अभी हम लोगों ने बात कर ली, ठीक। अगर आपको और उसमें स्पेसिफिक देखना है कि कार्नोसिन में कौन कौन से, कार्नोसिन को बनाने के लिए कौन कौन से अमाइनो एसिड होते हैं, तो वो है बीटा एलेनिन और हिस्टीडीन, राइट। बीटा एलेनिन तो ये आपको याद रखना है। कार्नोसिन क्या कहां पे पाया जा रहा है? इट इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इन मसल्स, राइट। मसल्स के ग्रोथ के लिए ये काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और एक एंसेरिन कंपोनेंट है जो भी हम लोग यहाँ बात कर रहे थे, कहां कहां ये पाया जाता है। ये कंपोनेंट की बात हुई कि नेचुरली अकरिंग जो पेप्टाइड्स उनमें कहां कहां पाए जाते हैं, तो उसमें एक एंसेरिन की भी बात हुई। ये भी एक तरह का डाइपेप्टाइड है। तो थोड़े से मैंने कल भी चर्चा की थी कि जहां पे भी ट्राइपेप्टाइड, ये एक ट्राइपेप्टाइड है, ये एक डाइपेप्टाइड है, तो ये वाले क्वेश्चंस भी एकदम रेगुलरली पूछे जाते हैं किसी किसी एग्जाम्स में। तो ध्यान में रखिएगा कि ये स्पेसिफिक जो है वो किस किस कंपोनेंट या किस किस अमाइनो एसिड का ये ट्राइपेप्टाइड बना है। कल भी हम लोगों ने इस बारे में डिस्कशन किया था। सो एंसेरिन क्या है? स्केलेटल मसल और ब्रेन ऑफ मैमल्स और बर्ड्स में पाया जाता है। और ये एंसेरिन जो है ये बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट या एंटी डिप्रेशन एजेंट के लिए यूज होता है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग वैलिन पे, ठीक है। सो वैलिन ऑब्वियस सी बात है, फिर से वही स्ट्रक्चर ऊपर सेम है, और CH बॉन्डेड विद 2 मिथाइल ग्रुप्स CH3 तो वैलिन V को बस देख रहे हैं आप, उल्टा कर दीजिए, यहाँ CH लगा दीजिए, CH3 याद रहेगा आप लोगों को। तो ये आपको याद रखना है कि वैलिन की साइड चेन में क्या अटैच होता है, दिस होल थिंग विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फिगर। ये क्या है? ये ब्रांच चेन अमाइनो एसिड है, ठीक है। ये बहुत ही छोटी सी चीज है, हमें ब्रांचिंग तो दिख ही रही है, और 3 कार्बन साइड चेन से जुड़ी हुई है, राइट। और ये जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी कि बेसिकली ये बीटा स्ट्रैंड्स में पाया जाता है, अल्फा हेलाइसिस में भी पाया जाता है। हम लोग पूरी एक लिस्टिंग दे देंगे, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों को, चाहे वो डीबीटी हो या गेट हो, कि इन सभी अमाइनो एसिड में से कौन सा ज्यादा अल्फा हेलाइसिस में प्रेजेंट होता है, या कौन सा जो है बीटा स्ट्रैंड में ज्यादा प्रेजेंट होता है। आई होप सभी को अल्फा हेलाइसिस और बीटा स्ट्रैंड जो टर्म है वो क्लियर होगा। और जिनको थोड़ा भी डाउट है, हमने अभी थोड़ी मतलब कल ही शायद हमने डिस्कस भी किया था इस बात पे कि जब भी ट्रांसलेशन होता है, तो जब ट्रांसलेशन के बाद क्या होता है, ट्रांसलेशन के समय एक तो ये क्या होता है, ये अमाइनो एसिड इस तरह से जुड़ रहे हैं और ये क्या बना रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं। ये पॉलीपेप्टाइड चेन या तो अल्फा हेलिकल या तो बीटा शीट फॉर्म कर सकती है। तो क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है, ये जो बन रहा है, जो फोल्डिंग हो रही है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाते हैं, अल्फा हेलाइसिस एंड बीटा स्ट्रैंड। इसके बाद ये फर्दर और कॉम्पैक्ट फोल्डिंग करके प्रोटीन को एक फंक्शनल स्टेट देते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें ये इसको बनाने में मेजरली कौन से अमाइनो एसिड
रोल प्ले कर रहे हैं। भाई अल्फा हेलाइसिस में ज्यादा अमाइनो एसिड कौन प्रेफर करेगा कि मुझे अल्फा हेलाइसिस बनाना है, किसको सही लगेगा नहीं मुझे बीटा स्ट्रैंड्स बनाना है, तो कौन कहाँ ज्यादा कंफर्टेबल होता है। कभी कभी इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि हाँ ये अमाइनो एसिड वुड प्रेफर मोर टू प्रेजेंट इन बीटा स्ट्रैंड और अल्फा हेलाइसिस ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। ठीक, तो हम लोग इस विषय पे भी बात करेंगे या एक पूरी लिस्टिंग ही दे देंगे, तो वो आपको रेगुलरली देखेंगे तो वो दिमाग में क्लियर होता जाएगा। यहाँ पे वैलिन के कंटेस्ट में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है पॉइंट म्यूटेशन को लेके, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। तो इस पे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। राइट, तो सिकल सेल एनीमिया को हम लोग क्या कहते हैं ड्रिपैनोसाइटोसिस कहते हैं। और अगर आप लोगों को ध्यान में हो तो एनीमिया वर्ड मींस क्या होता है, एनीमिया का मतलब होता है कि भाई हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना या आरबीसी की कमी हो जाना, ये सारे जो टर्म है कि हाँ भाई इसको खून की कमी हो गई है, तो ये जो टर्म है हम एनीमिया से रिलेट करते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा अभी आप लोग रिलेट कीजिएगा, बड़ा अच्छा सेंस इसका निकल के आएगा। तो सबसे पहली चीज है ये दिमाग में रखना कि कुछ कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें, कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जो कि रेगुलरली एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, राइट, जो कि कॉमन है, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया हो या हंटिंगटन्स डिजीज हो या जेनेटिक डिजीजेस हो, तो बड़ा स्पेसिफिक उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से एक सिकल सेल एनीमिया भी है। तो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर। तो अभी हम इस पे तो चर्चा हम यही उम्मीद करके, ऑटोसोम्स मींस हमारे बॉडी में भाई क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें 6 क्रोमोसोम होते हैं, 22 पेयर ऑटोसोम्स होते हैं। तो अगर उन 22 पेयर में प्रॉब्लम हो रही है तो उससे जो हो रही है डिजीज, उसे हम क्या कहेंगे, ऑटोसोमल। वो रेसेसिव पैटर्न में है, यानी कि जो म्यूटेशन हुआ है वो रेसेसिव जीन पे हुआ है या डोमिनेंट जीन पे हुआ है, उस बिहाफ पे हम उसका नाम दे रहे हैं ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर। अगर वो ट्रांसमिट हो रही है, हेरिडिटरी है, तो जेनेटिक वर्ड जुड़ गया। ब्लड डिसऑर्डर मींस वो ब्लड में प्रॉब्लम कॉज कर रही है। तो दिस इज अ कंप्लीट टर्मिनोलॉजी। और इसमें क्या होता है, हम लोग अब इस पे आते हैं। ओके, हम क्योंकि फुल स्लाइड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी सी इश्यू है इसको खुलने में। तो अभी हम लोग अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप देखें नॉर्मली बेस कॉम्पोजिशन क्या होता है, अगर हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें, हीमोग्लोबिन एक टेट्रामेरिक प्रोटीन होती है जो कि 2 अल्फा और 2 बीटा सब यूनिट के मिलके बनी होती है। 2 अल्फा और 2 बीटा यूनिट्स की बनके मिलके बनी होती है। हीमोग्लोबिन का डिस्कशन आप लोगों को डिटेल में करना होता है, तो वो हम लोग उस चैप्टर में करेंगे ही ऑब्वियसली। पर यहाँ पे समझने के लिए हमें क्या समझना है कि ये टेट्रामेरिक प्रोटीन होती है, ठीक, इन सब यूनिट्स की बनी हुई होती है। तो अगर बीटा सब यूनिट में देखें तो एक्चुअली क्या होता है, बीटा ग्लोबिन, ये क्या हो गया, ग्लोबिन प्रोटीन है। तो ये जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है, इसमें जो अमाइनो एसिड होता है एक पाया जाता है ग्लूटामिक एसिड, ठीक। और ये जो ग्लूटामिक एसिड है एक्चुअली ये नॉर्मल पर्सन में 6 पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, ये 6 पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब इस 6 पोजीशन पे इस ग्लूटामेट को कोड करने के लिए कौन सा कोड होता है, GAG, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। पर ये जो A है, ये GAG क्या लिखा गया है, ये भाई डीएनए का कोड लिखा गया है, डीएनए का कोड लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे म्यूटेशन हो गया, कहते हैं ना डीएनए में म्यूटेशन हो गया। कौन सा म्यूटेशन हो गया, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन मींस एक जो है वो रिप्लेस हो रहा है, वो GA की जगह यहाँ पे क्या आ गया, T आ गया। यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, GA की जगह T आ गया। तो GTG है जो अब नॉर्मल पर्सन में, GAG जो ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा था, अब GTG की जगह क्या कोड कर रहा है, वो वैलिन कोड कर रहा है, ठीक है। अब आप नेचर समझिए कि जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो क्या होता है, वो एक एसिडिक अमाइनो एसिड है। एसिडिक अमाइनो एसिड क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और ये क्या होता है, GTG क्या होता है, वैलिन
कोड कर रहा है। और वैलिन क्या होता है, नॉन पोलर, अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं उसको, नॉन पोलर कैटेगरी में नॉन पोलर होता है। तो जो जो चार्ज अमाइनो एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो वाटर के पास जाएंगे, मतलब वाटर से इंटरैक्ट कर सकते हैं। पर वैलिन जैसे अमाइनो एसिड को क्या होगा, वो हाइड्रोफिलिक नेचर शो नहीं करता है, वो वाटर से दूर भागेगा, हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा। तो ये जो बीटा ग्लोबिन जीन में अब ग्लूटामिक एसिड होना था, अब आ क्या गया वहां पे, वैलिन आ गया। जब वैलिन आ गया तो वैलिन क्या करेगा, ये वैलिन जो है आपस में ही बीटा ग्लोबिन चेन जो है वो पॉलीमराइज होने लगेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई उनको वाटर से दूर जाना है, तो जिससे भी अब दूर जाना है तो वो आपस में जहां इंटरैक्ट कर सकते हैं वो आपस में इंटरैक्ट करेंगे, और जिससे क्या होगा, पॉलीमराइजेशन आपस में बीटा ग्लोबिन प्रोटीन का बढ़ जाएगा, बीटा ग्लोबिन चेन का बढ़ जाएगा। जिससे क्या होगा, मान लीजिए हम लोग जानते हैं दिस इज, सपोज दिस इज आरबीसी, ये आपकी आरबीसी है, और आरबीसी में ही क्या होते हैं, ये आपके हीमोग्लोबिन प्रोटीन ट्रिटमेरिक ऐसे पाई जा रही है, दिस इज हीमोग्लोबिन प्रोटीन। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जब पॉलीमराइजेशन होगा तो पॉलीमराइजेशन की वजह से जो सेल की विस्कोसिटी है वो इंक्रीज होने लगेगी। ठीक है, और ये जो हो रही है वो हम लोग आप लोग जरूर जानते होंगे, हीमोग्लोबिन दो स्टेज में एक्सिस्ट करता है, एक ऑक्सीजनेटेड और एक जो है डीऑक्सीजनेटेड स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है। तो ये जो हो रहा है वो जब ऑक्सीजन को ये कैरी नहीं किया हुआ है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन आरबीसी में कर क्या रही है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन आरबीसी में ऑक्सीजन को कैरी करती है। ठीक है, तो जब वो अभी ऑक्सीजन को पकड़ी है नहीं पर और डीऑक्सीजनेटेड स्टेट में है, तो वो क्या हो रही है, बीटा ग्लोबिन चेन जो है उसकी पॉलीमराइज होने लग रही है। जैसे ही वो पॉलीमराइज होने लगती है तो जो ये सेल की अंदर की विस्कोसिटी बढ़ जाती है। विस्कोसिटी मींस कह सकते हैं ना, उससे जो पानी है वो कम होने लगा, क्योंकि वो भाग रही है, तो जिसकी वजह से विस्कोसिटी बढ़ रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। और अगर पता हो आप लोगों को कि पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन हमारी सेल्स में ज्यादा होता है, ठीक है, तो पोटेशियम आयन बाहर जाने लगेंगे। अब ये भी इंफॉर्मेशन एकदम दिमाग में रहनी चाहिए। कभी रैंडमली कोई पूछ रहे ये बताओ कि नॉर्मली सेल्स में पोटेशियम आयन कहाँ होते हैं, तो पोटेशियम आयन इसीलिए बोला भी जाता है सेल्स आर बैग ऑफ पोटेशियम आयंस, यानी पोटेशियम आयन अंदर सेल्स में भरे होते हैं। अब क्या होगा, ये तेजी से लीकेज करने लगेंगे। दूसरी तरफ और क्या होगा, जो कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन एक्चुअली एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड में ज्यादा होता है। ठीक है, हालांकि सेल के अंदर एक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, उसमें भी कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन होता है, पर यहाँ पे हम लोग साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं। तो कैल्शियम आयन जो है अंदर नहीं हो रहा है, कैल्शियम आयन बाहर रहता है, तो बाहर से वो अंदर, तो पोटेशियम आयन का इफ्लक्स होगा, कैल्शियम आयन का इनफ्लक्स होगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब डिहाइड्रेशन होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये जो आपका जो सेल था वो अब कैसी हो जाएगी, वो सिकल सेल हो जाएगी। अब जब ये सिकल सेल हो जाएगी तो क्या होगा भाई, ऑक्सीजन कैरी करने में तो दिक्कत आएगी ही। अब आपसे अगर हम सवाल पूछें कि अगर आपसे हम सवाल पूछें कि भाई ये मान लेते हैं 100 सेल थी, ये 100 सेल थी, 100 आरबीसी थी। अब 100 की 100 आरबीसी क्या हो गई हैं, सिकल शेप हो गई हैं। ठीक है, तो इसमें एनीमिक कैसे हो गया, आरबीसी तो उतना ही है। अब यहाँ पे आप लोगों को पर ध्यान से सुनना है। अब कभी कभी क्या होता है, जब आपसे कोई सवाल पूछ रहा है वहां पे क्या कई ऑप्शंस दिए होते हैं, ठीक, अब उसमें आपको बेस्ट ऑप्शन चूज आउट करना है। तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, एक तो ठीक कि भाई 100 आरबीसी थे, 100 हीमोग्लोबिन प्रोटीन मान ले हैं, इसके अंदर इस 100 आरबीसी में टोटल हीमोग्लोबिन मान लीजिए 1000। ठीक है, इसमें भी 1000 होगी, यही होगा ज्यादा से ज्यादा।
बट देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या यहाँ पे आपको, आप खुद जज करेंगे कि हाँ मुझे बेस्ट आंसर ये जो जवाब है कि शेप चेंज हो गया, तो शेप चेंज होने की वजह से ऐसा होगा कि अब वो एनीमिक हो जाएगा उसमें, क्योंकि बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ आरबीसी भी उतने ही है, नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोटीन, बट आपका एक जो है कि ऑक्सीजन अच्छे से अब वो कैरी नहीं कर पाएगा। हाँ ये बिल्कुल बात सही है, ठीक है, बट उससे और अगर बेटर आप आगे ये बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये भी देखना है जब डायग्नोसिस होती है, जब डायग्नोसिस आप करते हैं सिकल एनीमिया का, तो उसमें वो क्या क्या नापते हैं, आरबीसी का कंसंट्रेशन नापते हैं, या है ना कितना है, या हीमोग्लोबिन का नापते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, तो वो भी एक मेजर फैक्टर है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो शेप चेंज हो गया, शेप होने की मैंने एक और वर्ड बोला, ये याद रखिएगा, शेप जो है वो स्टिफ हो गया है और रिजिड हो गया है। ये भी टर्म देखिए सिंपल से है बट बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होगा कि अब जो आरबीसी होती है, आरबीसी जो है हमारा, आप सभी को पता होगा कि आरबीसी का जो नॉर्मली जो वो सरवाइव करती है वो 120 डेज करती है। तो 120 डेज बाद ऐसा क्या हो जाता है, तो 120 डेज में क्या होता है कि धीरे धीरे कहते हैं ना ओल्ड होने लगती है। जब हमारी आरबीसी ओल्ड होने लगती है तो वो स्टिफ और रिजिड ही हो जाती है, उसमें उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है। वो ये आप नॉर्मली ह्यूमन के केस में भी जानते हैं, जैसे जैसे एज होगी तो क्या क्या चीजें होती हैं, तो उसी तरीके से एज सेल्स इस तरीके से बिहेव करती है। फिर आपका इम्यून फंक्शन एक्टिव हमेशा रहता है, वो डिटेक्ट कर रहा होता है किसके माध्यम से, स्प्लीन के माध्यम से। स्प्लीन क्योंकि अब वो एक अलग पूरा टॉपिक है, हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। वहां पे एक मैकेनिज्म होता है कि जब वो स्प्लीन से गुजरती है आरबीसी, तो वहां पे कुछ इस तरीके के शेप होते हैं, शेप से गुजरती है, उसको आप वेन्यूज बोलिए या जो भी है, उस शेप से गुजरती है कि यहाँ पे वो जब फ्लेक्सिबल होती है तो उससे गुजर जाती है, यानी आराम से पास हो जाती है। पर जैसे जैसे वो स्टिफ और रिजिड होती जाती है ना, यहाँ पे साइनसॉइडल अरेंजमेंट होता है, ठीक है, वेसल्स का, ठीक। तो अब हम उस पर डिटेल पे नहीं जा रहे, बस इतना समझिए कि इस तरह से अरेंजमेंट होता है कि वो आराम से इनके बीच से निकल जाती है, जब वो फ्लेक्सिबल है। पर जब वो रिजिड हो जाती है तो ये जो इस तरह के साइनसॉइडल वेसल्स बने होते हैं, ये इसमें आके स्टक हो जाती है। अब रिजिड है, अब इसके ऊपर पास नहीं हो पा रही है, तो जब वो पास नहीं होगी तो दो चीज, वो माइक्रोफाज जो आके इसको ईट अप कर लेंगे या ये बाहर निकल जाएगी, ठीक है, इसको बाहर का रास्ता है। तो मेजॉरिटी क्या होगा, मैक्रोफेज आके इसको ईट अप कर लेंगे। तो अब क्या होगा कि अब आपकी अभी अभी सेल्स बनी थी 100, अभी अभी उनमें से ये क्या प्रॉब्लम आ गई, वैलिन म्यूटेशन कॉज हुआ है उस पर्सन में, तो उसकी में अभी अभी आरबीसी बनी ही है, म्यूटेशन की वजह से तुरंत ही उसकी जो सेल्स है वो स्टिफ और रिजिड हो गई। अब जब स्टिफ और रिजिड हो गई, अब वो पास करेंगी तो क्या होंगी, स्टक हो जाएंगी। जब वो स्टक हो जाएंगी तो मैक्रोफाज के द्वारा क्या होंगी, ईट अप कर ली जाएंगी, ठीक। जब वो ईट अप कर ली जाएंगी तो जो 100 की 100 मान लीजिए आरबीसी बनी थी, उसमें लगभग 80-90 अभी अभी बनी थी, अभी अभी ही वो खत्म हो गई, तो क्या हो गया, एनीमिक हो गया पर्सन, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। पर अगर इस तरह का ऑप्शन, अब ऑप्शन की बात, अभी ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो अब हाँ शेप चेंज हो गया है, इस अगर मान लीजिए ऑप्शन सिर्फ यही है, शेप चेंज हो गया है जिसकी वजह से अब उसकी कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई है, ठीक है, गो फॉर दिस। बट अब आपको भी पता है कि हाँ हमें कहां तक, किस लेवल तक सोचना है। तो मेजर रीजन क्या हो गया हमारा, इस तरीके से आपको ध्यान में चीज रखनी है। तो हमारे क्या क्या क्वेश्चन हो गए कि अभी हम आपको ये म्यूटेशन किस पोजीशन पे हो रहा है, कहां पे, 6th पोजीशन, बीटा ऐसे लिखते हैं हम लोग, बीटा 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है। ये पोर्शन पहले तो याद रखना है, ऐसे हमेशा याद रखने की हैबिट डालिए,
ठीक है। उसके बाद आगे की कहानी है कि क्या क्या हो गया वो अलग है। पॉलीमराइजेशन किसका होता है, बीटा चेन का होता है। किस स्टेट में होता है, डीऑक्सीजनेटेड स्टेट में होता है, जिसकी वजह से आरबीसी मेम्ब्रेन स्टेप सेल विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है, डिहाइड्रेशन होता है। पोटेशियम लीकेज का मतलब एक तरह से पोटेशियम आउटफ्लक्स है, इफ्लक्स है, बाहर जाने लग रहा है, उसकी वजह से शेप जो है सिकल हो गया। रेस्ट द थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड।